बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज मैं अपने तालिब इल्मों के लिए पैराग्राफ की तशरीह का पूरा पैटर्न लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पैराग्राफ की तशरीह को हल करने से पहले चंद रूल हिदायत ज़रूर तवज्जो से सुने। उर्दू लाज़मी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के पर्चे में ये तीसरा सवाल होता है। इस सवाल में 2 इक़्तिबास दिए गए होते हैं, जिनमें से एक इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। एक इक़्तिबास बहुत आसान जबकि दूसरा कदर मुश्किल होता है। और याद रखिए, आसान इक़्तिबास की तशरीह ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत मुश्किल इक़्तिबास की जिसमें तौज़ीहात दी गई हों। पर्चे में दिए गए दोनों पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और तशरीह के लिए ऐसे पैराग्राफ का इंतखाब कीजिए जिसकी तशरीह आप आसानी से कर सकते हैं और इस पैराग्राफ में तशरीह की गुंजाइश ज़्यादा हो। तशरीह तलब पैराग्राफ को जवाबी कापी पर तहरीर न कीजिए। जवाब नंबर 3 जुज़ अलिफ या जुज़ बे लिख कर तशरीह तलब पैराग्राफ के पहले जुमले के अल्फाज एक लाइन में लिख कर नुक्ता लगाकर फिर आखिरी जुमले के आखिरी 2 लफ्ज़ लिख दें, यानी इक़्तिबास यही हो जाए। पैराग्राफ की तशरीह इसके कुल 15 नंबर हैं। नंबर की तशरीह इस तरह है। सबक का उन्वान 1, ये जली हरूफ में मार्कर से लिखना चाहिए। फिर मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा का नाम है, इसके भी 1 नंबर हैं। सियाक़ व सबाक़ इबारत का मौक़ा व महल, इसके 3 नंबर हैं। पैराग्राफ की तशरीह 10 नंबर हैं। ये तशरीह की लेंथ जो है पैराग्राफ के मुताबिक होनी चाहिए। सबक का उन्वान मुसन्निफ या मुसन्निफ़ा का नाम वही लिखिए जो आपकी निसाबी किताब में दर्ज है। मसलन मकतूबात इकबाल को मकातिब इकबाल या खतूत इकबाल लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। सियाक़ व सबाक़, असल में ये तरकीब सबाक़ को सियाक़ होनी चाहिए थी, लेकिन गलतुल अवाम है और अब राइज हो चुकी है। इसका मतलब महल वक़ू है। सियाक़ व सबाक़ 2 तरह के होते हैं। एक मिसाली जो तशरीह तलब इक़्तिबास का मौका महल बताया, यानी इक़्तिबास से पहले और बाद के मकामात का ज़िक्र करे, इसे मिसाली सियाक़ व सबाक़ कहते हैं। जो असबाक़ कहानी नुमा होते हैं या अफसाना या नावल का हिस्सा होते हैं, ये सियाक़ व सबाक़ उनके हवाले से लिखा जाता है। दूसरा अजमाली सियाक़ व सबाक़ है जो इक़्तिबास से मुतल्लिक़ा सबक के अहम नुकात को तरतीब से मुख्तसर बयान कर देता है। मज़ामीन, शख्सी खाके, खतूत वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इंटर के इम्तहान में हर 2 किस्म के सियाक़ व सबाक़ कस्बे ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन इसकी तवाला जवाबी कापी के 8 से 12 या 15 सतूर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इबारत की तशरीह का मकसद तलबा की सलाहियत को जांचना है कि वो इबारात की तफ़हीम और वजाहत की किस कदर अहलियत रखते हैं और मतलब इबारत को अपने अल्फाज में किस कदर खूबी से समझा सकते हैं। इस हवाले से दर्ज झैल नुकात काबिल गौर रहने चाहिए। पैराग्राफ की तशरीह से पहले इबारत में दिए गए मुश्किल अल्फाज और तराकीब के मानी अलग से ना लिखिए, बल्कि तशरीह करते हुए मुश्किल अल्फाज और तराकीब के मानी और मुतबादल आसान जुमलों में इस तरह लिखिए कि मुम्तहिन जान जाए कि तालिब इल्म इनके मानी और मतलब उसको आते हैं। पैराग्राफ की तशरीह सबक में इस पैराग्राफ से पहले और बाद के वाक़यात या बयानशुदा मज़ामीन को ज़हन में रखते हुए करें। तशरीह तलब पैराग्राफ में किसी नुक्ते, मज़मून या ख़याल की मज़ीद वज़ाहत के लिए कोई हवाले के लिए शेर, हदीस या कुरानी आयत का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन हवाले के लिए दी गई हदीस, कुरानी आयत या शेर जवाबी कापी में दुरुस्त लिखना ज़रूरी है। सबक की हदूद में रखते हुए तशरीह किया करें। बाज़ तलबा पैराग्राफ की तशरीह की बजाय लफ्ज़ सलीस लिख कर तशरीह करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तशरीह के लिए आम फहम और सादा ज़ुबान इस्तेमाल करें। मुख्तसर जुमले, छोटे छोटे जुमले रखें। अमूमी ख्याल है कि तशरीह असल इबारत से 3 या 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरे नज़दीक मुख्तलिफ पैराग्राफ के लिए मुख्तलिफ तशरीह की लेंथ होनी चाहिए। अमूमन 3 साढ़े 3 सफ़ात जहाँ से तशरीह का लफ्ज़ शुरू होता है वहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगाएं 3 साढ़े 3 सफ़ा से कम नहीं होनी चाहिए। दरमियान में हवाला जात कर से
یہ سوال کسی حد تک نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح سے ملتا جلتا ہے۔ وضاحت سبق کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پوچھے جانے والے عبارت کے موضوع کے بارے میں معلومات، توضیحات، تشریحات آپ کے پاس زیادہ ہوں اور ٹھیک بھی ہوں، مگر یہ معلومات سبق کے مطابق نہ ہوں تو مت لکھیے۔ تشریح کی تکنیک دیکھیے ذرا دوبارہ۔ مصنف کا مختصر تعارف، جہاں سے لفظ تشریح شروع کریں گے اس سے مختصر پہلے مصنف کا تعارف دیں، پھر اس سبق کا ذکر کریں جس میں سے یہ پیراگراف آیا ہے، اس کا ایک مختصر جائزہ ہو، پھر اقتباس کی تشریح جو اصل عبارت ہے اس کی توضیحات کریں۔ اس میں اگر شخصیات کے نام ہو تو وہ بطور طلبی آئے ہیں ان کا تعارف دیجیے، کتابوں کے نام آئے تو اس کا تعارف دیجیے، جگہ کا نام آئے تو اس کا تعارف دیجیے۔ اس طرح پیراگراف میں موجود ہر چیز کی وضاحت ایسے کیجیے کہ سادہ زبان میں ایک بیانیہ انداز اختیار کرتے ہوئے خیالات کی وضاحت کیجیے کہ ممتحن آپ کی بات بآسانی سمجھ سکے۔ اور آخر پر آپ نے عبارت کے متن کی تحسین 2 لائنوں میں کرنی ہے کہ مصنف نے اس اقتباس میں بہت خوبصورتی سے مصنف کا شخصی خاکہ بیان کیا ہے یا اس کے کردار کی تحسین کی ہے، تو اسے عموماً ہم محاکمہ بھی کہتے ہیں یا نتیجہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ عبارت سے متعلق ہونا چاہیے، عبارت کی خوبی یا اسلوب بیان کی خوبی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ امید واسق ہے یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اسے واچ کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔